हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ब्लैक एंड वाइट क्लासिक रोमांटिक मूवी की। मैंने अपने चैनल पर कई तरह की फ़िल्मों के बारे में मैं बात करती हूँ, लेकिन रोमांटिक फ़िल्मों के बारे में मैं थोड़ा कम ही बात करती हूँ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी फ़िल्में हैं जो मैं अपने बचपन से देख रही थी और अभी भी देखती हूँ। और क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी माँ। क्योंकि मेरी माँ की जो ये फ़िल्म है जिसके बारे में मैं आज बात करूँगी, ये बहुत ही फेवरेट मूवी है। और जब कोई चीज़ माँ की फेवरेट होती है तो बच्चे की फेवरेट हो या ना हो, लेकिन बच्चे को पता तो ज़रूर होता है। और बच्चा कहीं ना कहीं उस चीज़ से कनेक्ट तो होता ही होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा अपनी मदर के साथ ही टाइम स्पेंड करता है। वो बात अलग है कि अब थोड़ा ज़माना बदल गया है, लेकिन मैं क्योंकि पहले के दौर की हूँ तो पहले सिनेरियो कुछ अलग हुआ करता था। तो मैंने जितना भी अपनी मदर के साथ वक्त बिताया है, तो उन्हें पुरानी फ़िल्मों का काफ़ी शौक़ हुआ करता था और आज भी है। और अगर आज मैं कोई पुरानी फ़िल्म देखने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि मैं बचपन से ये फ़िल्में देखकर बड़ी हुई हूँ। तो ज़्यादा सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं और जल्दी से मुद्दे पर आते हैं। तो जिस मूवी के बारे में मैं आज बात करूँगी, उस मूवी का नाम है अनुपमा। मैं अनुपमा सीरियल की बात नहीं कर रही, मैं ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्म अनुपमा के बारे में बात कर रही हूँ, जो आई थी 1966 में, जिसमें थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, देवेन वर्मा और शशिकला। ये मुख्य किरदार थे। और भी अन्य कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार इस फिल्म में निभाया। वो बात अलग है कि आज ये लोग कई साल पहले ही ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है। इन्होंने भी अपने वक्त में ब्लैक एंड वाइट एरा में और कलर्ड सिनेमा में भी काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी अच्छी यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये काफ़ी पहले ही चले गए इस दुनिया से। तो वही बात होती है कि इतनी ज़्यादा पुराने आर्टिस्टों के बारे में बातें होती नहीं थी, लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया है तब से थोड़ा सा पुराने आर्टिस्ट जो कभी एक वक्त पे जिनको हम देखा करते थे चरित्र अभिनेता के तौर पर या चरित्र अभिनेत्री के तौर पर, फिर एकदम से वो गायब हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से ये होता है कि उनके बारे में हमें थोड़ा सा पता लगने लगा है कि ये आर्टिस्ट अब कहाँ हैं, दुनिया में है भी या नहीं। तो काफ़ी ऐसे चेहरे आपको भी इस फिल्म में मिलेंगे जो आज खो से गए हैं, और कुछ तो ऐसे चेहरे हैं जो इस दुनिया से ही चले गए हैं। जैसे हाल ही में धर्मेंद्र साहब भी हम सबको छोड़कर चले गए। और मैं देख रही थी कि मैंने अपने चैनल पर जो ब्लैक एंड वाइट फ़िल्मों की बात करी है, उसमें से ज़्यादा फ़िल्में धर्मेंद्र की ही हैं। जैसे कि मैंने देवर मूवी के बारे में पिछले साल बात करी थी। फिर मैंने अनपढ़ मूवी के बारे में भी बात करी थी, जिसमें माला सिन्हा और धर्मेंद्र थे। हालांकि धर्मेंद्र का रोल काफ़ी छोटा था, पर एक अच्छी फ़िल्म थी वो। और अब जो है, जब धर्मेंद्र साहब की डेथ हुई तब मैंने चुपके चुपके मूवी के बारे में बात करी। हालांकि वो कलर्ड मूवी थी। अनपढ़ और देवर ये ब्लैक एंड वाइट मूवी थी। और अब मैं अनुपमा के बारे में बात करूँगी। ये भी फिल्म धर्मेंद्र साहब की है और ब्लैक एंड वाइट ये मूवी है। लेकिन ये मूवी जितनी ब्लैक एंड वाइट है, उतना ही शानदार, रंगीन और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी कहानी का प्लॉट है। और एक्टिंग तो सबकी ज़बरदस्त है, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग जब काम करते थे, पर्दे पर आते थे, तो उनको अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से पता होता था। ये कहानी एक खुशहाल जोड़े की होती है जो शादीशुदा हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, और फिर एक दिन पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है, वो माँ बनने वाली है। तो उसकी खुशी दुगनी चुगनी हो जाती है। मतलब कि कहते हैं ना, एक मर्द के लिए बड़ी खुशखबरी होती है कि उसकी जो खूबसूरत सी पत्नी है वो बहुत जल्दी उसे खूबसूरत सा बच्चा देने वाली है।
लेकिन उन खुशियों को पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है कि डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से जो पत्नी होती है वही दुनिया छोड़कर चली जाती है और छोड़ जाती है अपनी एक छोटी सी प्यारी सी मासूम बच्ची। लेकिन जो पिता होता है वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि वो अपनी पत्नी की मौत का जो जिम्मेदार है वो अपनी ही खुद की बच्ची को मानने लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी से ही दूरी बना लेता है। इस कदर दूरी बना लेता है कि सारा वक्त वो काम करता रहता है और फिर काम से आने से पहले वो शराब पीकर घर पर आता है, ताकि उसका जो गुस्सा है वो अपनी बेटी के प्रति शांत हो। और जब वो शराब पी कर आता है तभी अपनी बेटी के लिए काफ़ी अच्छे तोहफे वगैरह लेकर आता है। लेकिन जब शराब का नशा उतरता है तो गुस्सा उसके ऊपर वापस से चढ़ जाता है। वो ना ही अपनी बेटी से बात करता है और ना ही अपनी बेटी की तरफ देखता है। मतलब बेटी बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, लेकिन बचपन से लेकर अब तक उसके सर पर जो एक पिता हाथ रखता है अपनी बेटी के, प्यार से आशीर्वाद देता है, उस सारी चीज़ों से महरूम वंचित होती है वो लड़की, जो होती है शर्मिला टैगोर, जिसकी वजह से वो इतनी डरी हुई सहमी हुई लगती है कि वो बहुत ही कम बोलती है। पढ़ाई में होशियार होती है, लिखती बहुत अच्छा है, लेकिन ज़बान से उसकी शब्द बिल्कुल नहीं निकलते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये बात जानती है कि मेरी माँ का जो इस दुनिया से जाना हुआ है उसकी वजह मैं ही हूँ। वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को कर्ज करती है कि उसका पिता जो इतना दुखी रहता है, अकेला रहता है, उसकी वजह भी वो खुद है। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी बदलती है। कहते हैं ना, एक लड़की को अक्सर ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि कोई सपनों का कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें एक दिन जो है अपने साथ घोड़े पे बिठाकर, सफ़ेद घोड़े पे बिठाकर ले जाएगा। तो कोई राजकुमार महलों में रहने वाला तो नहीं आता, लेकिन उसकी ज़िंदगी में आता है एक लेखक जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी भी है, खुददार भी है, समझदार भी है। ये जो जितने भी राइटर्स होते हैं ना, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं और काफ़ी डेप्थ में इनका विज़न होता है ज़िंदगी को देखने का। और फिर मुलाकात होती है शर्मिला टैगोर से धर्मेंद्र की, जो कि वही राइटर होते हैं। अभी धर्मेंद्र साहब के बारे में जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था कि चुपके चुपकी एक ऐसी फिल्म है जिसमें उनका किरदार काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि एंग्री यंग मैन से बिल्कुल हटके है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि उनकी जो स्टार्टिंग का जो उनका करियर था उसमें उन्होंने काफ़ी डिफरेंट टाइप की मूवीज़ करी हैं, जिसमें एक्शन कम और इमोशन ज़्यादा है, मैसेज पब्लिक को एक अच्छा देने की कोशिश की गई है। इस तरह के रोल धर्मेंद्र साहब ने किए हैं और इसमें भी धर्मेंद्र ने काफ़ी अच्छा रोल किया है। मतलब एक्शन हीरो के तौर पर तो वो आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ एक इंटेंस, इंटेलिजेंट और एक सेंसिटिव राइटर के तौर पर आपको उनका काम काफ़ी देखने को अच्छा मिलेगा। और उन्हें हो जाता है शर्मिला से प्यार, और शर्मिला जो दुबक कर छुपक कर रहने वाली जो लड़की होती है, जो सिर्फ अपनी आँखों से ही बातें करती है, उन आँखों की गहराई में धर्मेंद्र ऐसा डूबता है कि वो तय कर लेता है कि वो शादी करेगा तो शर्मिला से ही करेगा। और अपने लिए किसी इंसान को इतना ज़्यादा डेस्परेट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब वो फील कराता है उसको, देखिए कोई इंसान जिसको ज़माने ने, उसके खुद के परिवार वालों ने जब उसकी कीमत नहीं रखते हैं, उसको कोई अटेंशन नहीं देते हैं, तो जब उसको ज़रा सी भी अटेंशन मिलने लगती है ना तो उसकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंज आने लगता है, जो कि यहाँ शर्मिला को भी महसूस होने लगता है। और फिर एक दिन वो हिम्मत करके अपने पिता से बगावत कर कर जो है वो धर्मेंद्र का हाथ थाम लेती है। और फिर बाद में पिता को भी रियलाइज़ होता है कि वो जो कर रहे थे गलत कर रहे थे। पिता उसकी शादी अपनी पसंद के लड़के के साथ करना चाहते थे,
लेकिन वही वाली बात है कि जो लड़का है उसको कोई और लड़की पसंद होती है। एक्चुअली शशि कला, देवेन वर्मा, धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर ये आपस में भी इंटरलिंक होते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। देवेन वर्मा जो होते हैं वो धर्मेंद्र के काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, और इधर जो शशि कला होती है वो शर्मिला के फादर के फ्रेंड की बेटी होती है। तो एक तरीके से जो शर्मिला टैगोर के पिता होते हैं वो देवेन वर्मा से शादी करना चाहते हैं, लेकिन देवेन वर्मा तो शशि कला से प्यार करते हैं। तो इसमें जो शशि कला का भी जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। नॉर्मली आप लोगों ने शशि कला को एक खड़ूस सास के तौर पर या एक खड़ूस भाभी के तौर पर ज़रूर देखा होगा, या खड़ूस ननंद के तौर पर देखा होगा, लेकिन इस फिल्म में काफ़ी अच्छा और बड़ा ही प्यारा कैरेक्टर शशि कला जी ने भी प्ले किया है। और शशि कला जी का भी ज़िंदगी जो है वो रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। बहुत कुछ उन्होंने देखा, बहुत कुछ उन्होंने पाया और बहुत कुछ उन्होंने खोया। उनकी भी एक लंबी कहानी है, लेकिन अब शशि कला जी भी हमारे बीच में नहीं रही हैं। लेकिन वो अभिनेत्री बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी इंसान थी, और डेफिनेटली इस फिल्म में आपको बहुत ही वो प्यारी और बड़ी खूबसूरत लगेंगी। हालांकि शशि कला और देवेन वर्मा और मैं कहूँगी शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र ने देवर फिल्म नाम की भी में भी काम किया था, जिसके बारे में मैंने रिव्यू किया था। तो एक तरीके से इन चारों की ये एक और कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ पेश कर रही हूँ। तो देवर की भी स्टार कास्ट मुझे लगता है सेम ही थी, और यहाँ पर भी सेम स्टार कास्ट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कहानी काफ़ी अलग थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने ये कहानी अपनी ही परिवार के किसी सदस्य से इंस्पायर होकर लिखी थी और उन्होंने बनाई थी इस पर। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, और एंड में तो वही होता है कि एक डरी सहमी रही लड़की को मिल जाता है उसका सपनों का राजकुमार, कि फाइनली एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल निर्दोष थी, जो अपने आप को एक तरीके से उस जुर्म की सज़ा दे रही थी जो उसने किया ही नहीं है। देखिए, जीना मरना पाना खोना ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम जो है कुछ हमारे साथ अगर अच्छा होता है तब कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट हम खुद ले लेते हैं, और अगर कुछ बुरा होता है तो फिर हम भगवान को दोषी देते हैं, या फिर किसी इंसान जो दिख रहा होता है उसको दोषी दे रहे होते हैं। ये तो वही वाली बात हुई ना कि आप सड़क पर जा रहे हो और आपका पैर किसी पत्थर से टकराता है, तो आप किसको गुनहगार देखते हो? आप खुद की गलती मान लेते हो कि यार क्या मैंने ये पत्थर नहीं देखा, मेरे पैर पे टकरा गया। और वहीं अगर आप चल रहे हो और कोई बच्चा ज़ोर से बॉल खेल रहा है और वो शॉट मार रहा है क्रिकेट बैट से, और वो बॉल आपको लग जाती है, तो आप उस बच्चे को पकड़ के डांटने लगते हो कि तुम्हें अक्ल नहीं है, हाँ ये कोई जगह है खेलने की। तो कुछ ऐसा ही होता है, इंसानी फितरत ऐसी ही है, तो जिसकी वजह से जो है ये होता है। लेकिन फाइनली फादर को भी बाद में शर्मिला के रियलाइज़ होता है फिल्म में कि मैंने जो किया वो गलत किया। फिर वो भी अपनी बेटी को कहते हैं जा बेटी जी ले अपनी ज़िंदगी, और वो सर पर हाथ रखते हैं अपनी बेटी के। तो एक तरीके से जिस बेटी को बाप का प्यार नहीं मिला, वो फाइनली अपनी बेटी को वो प्यार देता है, उसके सर पे हाथ रखता है। तो एक तरीके से कभी कभी कहते हैं ना कि एक ग्रीन फ्लैग क्या होता है, कि कैसा एक लड़का होना चाहिए एक लड़की के लिए। अगर आपको ये क्वालिटीज़ देखनी है तो आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र का किरदार ऐसा ही है। क्योंकि वो शर्मिला टैगोर की आंखों से ही समझ लेता है कि इस लड़की के अंदर कितना कुछ है, कितनी मतलब गहरी ये लड़की है। अब ये भले ही चुप रहती है लेकिन इसके अंदर भी बहुत कुछ है, और वो उसको रिस्पेक्ट देता है, उसकी इज़्ज़त करता है, बिन बोले उसकी बातों को समझ लेता है। तो जो ये आजकल ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का जो ये बहुत शगुफ़ा चल रहा है, शगुफ़ा पता नहीं बट सही भी हो सकता है, लेकिन मैं अगर आपको यही भाषा में कहूँ तो ये पूरा का पूरा ग्रीन फ्लैग आपको धर्मेंद्र का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, कि एक डरी सहमी छुई मुई टाइप की लड़की जिसकी मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, उसकी आवाज़ बनता है वो शख्स जो उसकी ज़िंदगी में आता है। कहते हैं ना वो प्यार ही क्या जो आप
की पहचान छीन ले। तो वही प्यार होता है जो आपको आपकी पहचान से जो है वो मिलवाए, उससे मुलाकात करवाए, और बस यही करता है धर्मेंद्र। तो खैर मैं ज़्यादा फ़िल्म की डिटेलिंग पे तो नहीं जाऊंगी, मैं चाहूँगी कि आप ये फ़िल्म देखें। इसके गाने काफ़ी अच्छे हैं, हेमंत कुमार साहब ने गाने दिए हैं। आई थिंक हेमंत कुमार ही है म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम, और कैफ़ी आज़मी साहब ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं। कैफ़ी आज़मी बहुत ही मशहूर राइटर थे, उन्होंने बहुत अच्छे नज़में लिखी हैं। और उनकी बेटी शबाना आज़मी जी के बारे में तो मैंने अपने चैनल पर बहुत बात करी है। जी हाँ, ये शबाना आज़मी के पिता ही हैं कैफ़ी आज़मी। तो काफ़ी अच्छे गाने हैं, और मतलब आपको पूरे तरीके से फ़िल्म बिल्कुल साफ़ सुथरी है, आप इसे देख सकते हैं। और एक क्लासिक रोमांटिक मूवी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आप धर्मेंद्र साहब के फ़ैन हैं तो धर्मेंद्र साहब का ये अंदाज़ भी आपको देखना चाहिए। एक ऐसा रोमांटिक इन्होंने किरदार निभाया है जो रोमांटिक है लेकिन अश्लील नहीं है, चीप नहीं है, अभद्र नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से पूरी तरीके से जो है इस फिल्म की कहानी लिखी गई है। और काफ़ी मतलब आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में एक्ट्रेसेस का क्या क्लास हुआ करता था, किस तरह की उनकी ड्रेसिंग सेंस होती थी, किस तरह की उनकी एक्टिंग होती थी। आज की तारीख में एक्ट्रेसेस का जो भी हाव भाव कितना ज़्यादा लाउड हो गया है, कितने तड़कीले भड़कीले कपड़े होने के बावजूद भी इतना हाईटेक आज की तारीख में हम एआई के दौर में हैं, लेकिन टैलेंट के मामले में एक्ट्रेसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। और पहले के ज़माने की जो फिल्में थी ब्लैक एंड वाइट एरा में बनती थी, ना ठीक से कॉस्ट्यूम दिखाई देते थे, ना लोकेशन दिखाई देती थी, पर कहानी, परफॉर्मेंसेस, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, म्यूज़िक, डायरेक्शन सब परफेक्ट होता था। तो वही वाली बात है कि कहते हैं ना, अगर आपने कोई चीज़ अच्छी बनानी है तो आपके पास कम रिक्वायरमेंट्स में भी आप एक अच्छी चीज़ बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो। पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी, फिल्में बनने में भी कितने साल लग जाते थे, लेकिन क्या फिल्में बनती थी। अब तो फिल्में बड़ी जल्दी बन जाती हैं और ऐसी बनती हैं कि मतलब उनके बारे में आपको सोचने का भी मन नहीं करता। और ये जो फिल्में हैं क्लासिक, हम इतने साल बाद भी इनके बारे में बात करें तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये इतनी अच्छी सुकून देने वाला म्यूज़िक होता है और काफ़ी अच्छे मैसेजेस के साथ फिल्में बनाई जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी एक बाप और बेटी का जो एक रिलेशनशिप है, जो मतलब गुस्सा भी है, पर कहीं ना कहीं जो फादर है उसे अपनी बेटी के लिए चिंता भी है कि मेरे बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मेरी बेटी का क्या होगा, भले ही वो उससे बात नहीं करता है। एक फादर और डॉटर का जो रिलेशन होता है ना, वो बड़ा प्योर होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि कुछ रिश्ते बचे हैं अभी भी जिनमें हम प्योरिटी, और हम कहते हैं ना एक सुकून, प्योरिटी हम देख सकते हैं। तो ये ऐसा रिश्ता होता है बाप बेटी का। तो दिखाया गया है कि बाप शराब पी कर आता है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को सोते हुए देखता है उसके सर पर हाथ रखता है और फिर उसके लिए तोहफे रख के चला जाता है। लेकिन नशा उतरता है तो आंखों में गुस्सा भर के अपनी बेटी को नज़र भर के भी नहीं देखता। बेटी भले ही डरती है, लेकिन बाप जब नशे में भी होता है तो उसको पता होता है कि ये मेरी बेटी है। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि बाप, एक मर्द कितना भी नशा करता हो, लेकिन जब उसके सामने उसकी बेटी आती है ना, तो वो काफ़ी अलर्ट हो जाता है। तो ये होता है बाप बेटी का रिश्ता। तो ये एक रियलिटी है जो हमें रिश्तों से सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है, जो इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगी। शायद मैं अच्छे से समझा ना पाऊँ, लेकिन जब आप ये फ़िल्म देखेंगे तो आप मेरी बात से 100% सहमत होंगे। और 1966 में ये मूवी आई थी, ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट फिल्में
ब्लैक एंड वाइट फ़िल्मों के बारे में मैं कम बात करती हूँ, लेकिन जो वाकई अच्छी पिक्चरें होती हैं मैं चाहती हूँ भले ही वो ब्लैक एंड वाइट हो, लेकिन आप लोग देखें। और अगर आप एक अच्छी साफ़ सुथरी डिफरेंट लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो ये फ़िल्म ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पर बड़ी इजीली अवेलेबल है। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने मित्र के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, किसी के साथ भी रिकमेंड करना चाहते हैं कि ये कोई अच्छा वीडियो है, आपको लग रहा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे।